जय हिंद ऑफिसर्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे चैनल पे आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट तो बनी मिली हुई होगी, जिसमें आप पॉलिटी को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ अब हम आपके साथ लेके आ चुके हैं जीएस के सेक्शंस को, जिसमें आप जनरल साइंस में आप बायोलॉजी, आप केमिस्ट्री, आप फिजिक्स, ये सारे के सारे क्लासेस देख सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलते अपने टॉपिक पे, और आप पाएंगे कि ये क्लास आपके लिए 0 to हीरो वाली होगी, क्योंकि इस क्लासेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही जो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ अदर एग्जाम्स है उनमें आप पाएंगे कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर क्लास के साथ बने रहना है। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं शुरुआती समय पे, या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। जब आप 12th करते हो तो आपको पढ़ाया गया होगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान है क्या या साइंस है क्या। तो साइंस के लिए आप लोगों ने तमाम वर्ड सुन रखे होंगे। यूपी बोर्ड वालों को एक अलग से परिभाषा बता दी गई, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध विज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसा आप लोगों को बताया गया होगा ना। अधिकतर लोग शायद यही डिफिनीशन जानते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि यह डिफिनीशन पूर्ण रूप से सही नहीं है, आधा अधूरा है, तो आप शॉक्ड होंगे। आप बोलेंगे सर कैसे? तो आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई ये बता रहा सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कह रहे हैं, उस विज्ञान में उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि प्रैक्टिकल या प्रयोग या प्रेक्षण के आधार पे, और जहां पे साइंस में प्रयोग या प्रैक्टिकल की बात ही नहीं हुई, वो साइंस के लिए कैसे उपयोगी हुआ या साइंस की डिफिनीशन पे कैसे खरा उतरा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि न्यूटन जी ने जो रूल दिया था, जितने भी नियम दिए, या जितने भी आपने अदर किसी भी साइंटिस्ट के या जितने भी वैज्ञानिकों ने कोई रूल दिया, वो किस पे आधारित होते? आप बोलोगे सर प्रयोग ना, आप प्रयोग करते हो, आप उसका प्रेक्षण करते हो, और आप उसको जो भी होता है उसके तर्क शक्ति पे क्या करते हो? तौलते हो ना, कि क्या सही है या नहीं है। इसके बाद ही आप उसको एक क्रम में व्यवस्थित करते हो, तब जाके आपको विज्ञान मिलता है। तो अगर केवल उस आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको परिभाषित करोगे तो गलत होगा। यानी होगा क्या सही तौर पे? देखिए, तो सही तौर पे आपका क्या होगा कि आपके वास्तविक अनुभव एवं प्रयोगों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, बिना इसके आपका विज्ञान कंप्लीट नहीं होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो वास्तविक ज्ञान है आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और साथ में तार्किक विश्लेषण की तराजू में उसे तौलना पड़ेगा। उससे जो विकसित हुआ सुव्यवस्थित ज्ञान होगा वही विज्ञान कहलाएगा। ये चीजें क्लियर रखनी है। उम्मीद है क्लियर होगा आपका विज्ञान। अब बात कर लें कि विज्ञान या साइंस के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब आते हैं विज्ञान के मुख्यतः कितने पार्ट हैं या कितने भागों में बांटा गया। तो विज्ञान को मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? ओके, बात कर ले नेचुरल साइंस की, इसके बाद क्या है फॉर्मल साइंस, और इसके बाद क्या है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस की बात करें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? भौतिकी ना, फिर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नाम से जानते हो। फिर बात करें औपचारिक विज्ञान या फॉर्मल साइंस के अंतर्गत कितने पार्ट में डिवाइड है ये, तो ये क्या है, ये गणितीय और तर्कशास्त्र में डिवाइड है। अब बात करें सामाजिक विज्ञान की, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सामाजिक विज्ञान भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जिनमें हम बात करते हैं क्या, मानव व्यवहार की और समाज की। तो इस प्रकार 3 पार्ट में साइंस को डिवाइड किया गया है, जिनके और भी उपभाग जो है आपको यहां पे बताए गए। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे और बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान की। ये नेचुरल साइंस है क्या? तो एक चीज याद रखिए, जो नेचुरल साइंस है वो सारे के सारे जितने भी, चाहे वो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे भविष्य के कथन का अवलोकन हो, एवं अनुसंधान से संबंधित कुछ हो, उनको सबको आप क्या करेंगे, संसाधनों के आधार पे ही उसको क्या करते हो, आप तौलते हो, संसाधनों के आधार पे ही देखते हो। तो वही चीजें क्या कहलाती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब बात कर ले असल में जो विज्ञान शब्द यूज होता है वो किसके लिए होता है, प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही यूज होता है। ठीक है, यानी जिसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नाम से जानते हो, वो इसीलिए ही यूज होता है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, मुख्यतः इसके 3 ब्रांच है। कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर भौतिकी, फिर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसे आप बायोलॉजी के नाम से जानते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चीजें याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं और इनके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। बात करें
हम भौतिकी की या फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है ये कौन से वर्ड से लिया गया है, हालांकि ऐसे जो है ये 12th में आप लोग पढ़ के आए हो ये सारी चीजें, तो कौन से यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजों से। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब बात करें कि प्राकृतिक में मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं जो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाएं हैं ना, उनमें उनके अव्यक्त के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है या भौतिक विज्ञान में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये चीजें आपको बताए गए, इनमें आप देख सकते हो अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो यांत्रिकी के रूप में हो गया, फिर तरंग गति के रूप में हो गया, प्रकाशिकी के रूप में हो गया, फिर आधुनिक भौतिकी के रूप में हो गया, ऊष्मा के रूप में हो गया, ध्वनि के रूप में हो गया। इस प्रकार भौतिकी को क्या किया गया, यानी जो है फिजिक्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन इनको समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, हमें समझना भौतिक गुणों को किसके, भौतिक राशियों के रूप में अव्यक्त करते हैं। जो भी भौतिक गुण होते हैं किसके, आप प्राकृतिक पदार्थों के, उनके जो हम उनके भौतिक राशियों के जो गुण है उनको हम कैसे भौतिक राशियों के रूप में जो अध्ययन करते हो, भौतिक राशियां है क्या, कितने टाइप की है ना, या फिर यूनिट्स कितने हैं ना, उनके टाइप कितने हैं, सदिश सदिश क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक को हमें पहले क्लियर करना होता है, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। ये सारे के टॉपिक आप 12th में पढ़ चुके हैं, तो बिना लेट के हुए एक बार चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, चलो बच्चों बात कर ले भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये सब थ्योरी बेसिस पे है जो कि आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़े हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। किसी भी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या फिर किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए, ठीक है, जिन पदों का आप उपयोग करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। याद रखिएगा, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती, पूछा जाता है पेपर में ना, क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब अगर आप पढ़े हो तो आप बता सकते हो कि सर दिस इज 2 टाइप। कौन कौन सी, पहली क्या है, अदिश राशियां, और दूसरी है सदिश ना, यानी स्केलर और वेक्टर आप ऑलरेडी पढ़े हो ना। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात कर लें कि स्केलर क्वांटिटीज कौन है ना, या अदिश राशियां क्या है, तो नाम से ही लग रहा अदिश। हिंदी वाले अगर ध्यान देंगे, आ मतलब होता नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो। ठीक है, तो आपके लिए तो आप वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब बात कर लें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपको इसके लिए बस इतना देखना, इनमें क्या किस चीज की जरूरत होती है, यानी इनके लिए वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको केवल किसकी जरूरत होगी, परिमाण की। किसकी जरूरत होगी, परिमाण की, जिसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। बाकी और दिशाओं की जरूरत यहां नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब बात कर लें अदिश राशियों में आते कौन है, तो चाहे आप देखेंगे तो द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, आदि जितने भी हमने नाम लिए ये सब के सब अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं अदिश और सदिश को याद करने के, आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में कभी कहीं बाहर ही नहीं जाएगा। अगर अदिश राशि, सदिश राशि और क्वेश्चन आते हैं आपके ऐसे टॉपिक देने के, निम्न में से कौन से अदिश राशियों से संबंधित है, कौन से सदिश राशियों से संबंधित है, तो अगर आपको वो ट्रिक पता होगा तो आराम से आप कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सदिश राशियों की संज्ञा देते हैं, सदिश राशियों का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर ले सदिश, नाम से ही लग रहा, सा मतलब साथ में और दिश मतलब दिशा, यानी साथ में जिसके हो दिशा वही क्या कहलाएगी, सदिश राशियां कहलाएंगी। उम्मीद है आप भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, अब बात करते बच्चों सदिश राशियों में क्या क्या आएगी, तो सदिश राशियों में आपके क्या आएंगे और अदिश राशियों में क्या आएंगे, ये चीजें जानने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, वो ट्रिक याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, क्या है, अदिश और सदिश को हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, और ये ध्यान से देखिएगा, अभी हम बताते हैं। जितने में अक्सर हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक आप लोग एक बार इंग्लिश मीडियम वाले जितने, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, वेलोसिटी होगी, फोर्स हो गया ना, मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया ना, वेट हो गया, तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एरिया हो गया, चीजें ना, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो इन सबको जितना हमने अभी जैसे इंग्लिश में बोला, ऐसे आप लोग इंग्लिश का हिंदी सर्च करके रख लीजिएगा, जिससे आपको फायदा होगा।
एक्चुअली मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन इससे आपको फायदा होगा क्योंकि ये ट्रिक काम हिंदी मीडियम से ही करेगी, आप समझ पाएंगे बेटर तरीके से। और आपको पेपर में आना चाहिए, टिक मार के आगे बढ़िए, टाइम बचेगा आपको, ना कि वहां पे ये सोचना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अदिश वालों के लिए मैं बोलूं तो जितने में आपको यहां कहीं पे भी बा शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, वा या बा इसमें नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, अदिश होंगे। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे कि अदिश राशियों में हमने बोला दूरी, इसमें कहीं वाह आ रहा नहीं आ रहा, चाल कहीं आ रहा नहीं आ रहा, शक्ति नहीं आ रहा, ऊर्जा नहीं आ रहा है, ठीक है। लंबाई वाला एक एक्सेप्शन है, अभी अपवाद यहां लिखिएगा, ठीक है। अपवाद में एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको, और एक और एक्सेप्शन मिलेगा विद्युत धारा। तो लंबाई और विद्युत धारा को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने टॉपिक मोस्टली मिलेंगे उनमें आप देखोगे भैया बा शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है, और दाब को छोड़ के। तो तीन तो आप ऐसे एडिशनल लिख लो कि अदिश में जो होगा उसमें तीन अपवाद छोड़ के बाकी सारे क्या है, उसमें बा शब्द या वा शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाकी सारे के सारे अदिश हैं, वो एक ट्रिक है। जैसे कि आयतन, दूरी, समय, ताप, सारे के सारे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, इसमें कहीं मिला नहीं मिला। अपवाद में क्या मिला? लंबाई में बा है, विद्युत धारा में बा है और दाब में बा। इसके बाद जितने बा वाले बच रहे हैं सेक्शन, बा या वा वाले, वो सारे के सारे आप ऐड कर लीजिएगा सदिश राशियों में। सदिश राशियों में क्या हो जाएगा? जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग ना, और वजन ना, फिर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत बल, ये सारे के सारे सदिश में आ जाएंगे, सारे के सारे सदिश में आ जाएंगे। तो आप एक चीजें देख रहे हो, इसमें क्या है, बा आ रहे हैं और इसमें एक्सेप्शन है अदिश वालों में। कौन कौन सा एक्सेप्शन? लंबाई है, विद्युत धारा और दाब है। एक एक्सेप्शन यहां पर भी है। आप बोलोगे सर कौन सा? त्वरण वाला, ठीक है, यानी त्वरण जो है ता से शुरू हो रहा है, त्वरण वाला। बाकी सब आप इनका देखोगे वा से शुरू हो रहे हैं, यानी इनका पहला, अगर आप इसको भी जानना चाहो तो इनके जो पहले वर्ड शुरुआत हो रहे हैं सब बा से शुरू है। विस्थापन वा से, वेग बा से, बल बा से, संवेग को छोड़ के बाकी सब के सब चीजें संवेग और त्वरण को छोड़ के आपको यही मिलेंगे। तो बस मोस्टली इतना याद करना है कि आप इसमें सारे के सारे बा वाले आएंगे। एक आएगा जो इसके बिरादरी का नहीं होगा, वो क्या है? त्वरण वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी ये किसमें? सदिश में। तो अगर ऐसे याद करेंगे ये आपको हमेशा याद रहेगा ये ट्रिक। बाकी तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि चाहो तो आप अगर ट्रिक ना अप्लाई करो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये आपके लिए टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, इसलिए मैंने बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। हमने बोला कि सदिश राशियां हमने आपको बता दी, वो हमने ट्रिक बताई। याद रखिए सदिश राशियों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? ये पेपर में पूछता है, एमसीक्यू बेसिस में ऐसे पूछ लेगा। सदिश राशियां जो है वो जोड़ों के नियम का पालन करेंगे। किसके जोड़ों को? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नियम फॉलो किया जाता किसके द्वारा? सदिश के राशियों द्वारा। तो पूछा जाएगा कौन सी ऐसी राशियां जो क्या अदिश या सदिश जो क्या करती है? जोड़ों के नियम को फॉलो करती है, जोड़ के नियम को मानती है या उसे फॉलो करती है, उसे लागू करती है। तो आप बोलोगे सर वो कौन सी राशियां? सदिश राशियां। क्लियर है? उदाहरण के लिए आप देखिए वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सारे के सारे सदिश राशियां, इसीलिए देखिए बा से शुरुआत हो रही। वेग, विस्थापन, बल ना, संवेग, इसमें भी बा आ रहा है। तो आप ये चीजें उस शॉर्ट ट्रिक के तहत याद कर सकते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको बताया गया वेग क्या? 5 किलोमीटर ना क्या पर सेकंड। किधर जा रहा हो भाई? पूरब की ओर जा रहा है। तो आप देखिए उसके साथ साथ दिशा लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं बस खाली आप इतना छोड़ दिए कि 5 किलोमीटर पर सेकंड। भाई वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशियां। और सदिश राशियों के साथ आपको बताया गया उसके दिशा को लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना पड़ा कि पूरब की ओर। ठीक है, जैसे 5 न्यूटन नीचे की ओर। अब न्यूटन क्या है? बल का मात्रक आप बोलोगे, लेकिन बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है। इसलिए आप ये चीजें मेंशन करते हो। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये हमने ऑलरेडी आपको ट्रिक के थ्रू बता दिया। नहीं, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, आप ऐसे रट सकते हो, तो ऐसे भी याद कर लो, क्योंकि पेपर में तो पूछा जाएगा भाई। ठीक है, अब ऐसे याद करोगे तो देखो ये ट्रिक थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि यहां से मान लो अभी किसी ने क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लिया, निम्न में से कौन सी राशियां सदिश राशियां हैं? वेग, विस्थापन ना, आप बाकी आपका आगे दे दिया, वेग विस्थापन हो गया ना, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ऐसे कोई टॉपिक दे दिया। अब आपको पूछ ले तो आपको अगर ये ट्रिक याद होगी तो आराम से कर लोगे। किसी ने पूछा विस्थापन किसमें है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया, विस्थापन बात कर लिया, किसी ने वेलोसिटी वेग की बात कर लिया, किसी ने फोर्स दे दिया, और किसी ने कहा किसमें जो है एक आयतन ना,
वैल्यूम की बात कर लिया। अब बोला कि भैया ये बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा है जो क्या है, सदिश है अदिश है? तो आप बोलोगे सर वेग और साथ में वेलोसिटी और फोर्स सारे बाबा से आ रहे हैं सर, ये तो सदिश है। और ये वाला जो है यानी आयतन की बात कर रहा है, वैल्यूम की बात कर रहा है, तो वैल्यूम क्या है, अदिश राशि, यानी ये वाला गलत है। तो आप समझ पा रहे हो, अगर ये चीजें याद होंगी तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और सीएपीएफ और एनडीए में यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं साइंस में। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की। अभी हमने बोला कि इन सब को जानने से पहले हमें जरूरी है भौतिक राशियों के बारे में जानना। तो भौतिक राशियां क्या है? तो भौतिक राशियां एक अथवा दो भौतिक राशियों से क्या होगा, एक अभी ऑलरेडी बताया कि भौतिक राशियां क्या है, और भौतिक राशियों के साथ एक व्युत्पन्न राशियां भी बनती है। व्युत्पन्न राशियां क्या, वो भी चीजें हमें यहां क्लियर करनी पड़ेगी। व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, एक या एक से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर बनेंगे, ठीक है। अब बात कर ले मूल राशियां क्या है, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से पूर्णता क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, याद रखिएगा। यानी भौतिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होगी, उन्हें मूल राशियों के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर ले मूल राशियों में क्या है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, त्वरण हो गया ना, विद्युत धारा हो गई, अदर सारी चीजें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये सारे के सारे पॉइंट अभी हम क्लियर कराएंगे। अब बात कर ले व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, ये सीधे पेपर में पूछा जाता है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होंगी, इसे याद रखें। हाँ, अब देखें व्युत्पन्न राशियां क्या, तो वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक क्या होंगी, मूल राशियों पर, ध्यान दीजिएगा, किस पे निर्भर होंगी, मूल राशियों पर, ठीक है। तो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर जो निर्भर होंगी, उससे क्या बनेगा, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होगा। जैसे कि चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है, या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर क्या, एक तो दूरी उसके लिए चाहिए ना, और एक तो क्या चाहिए उसके लिए, समय चाहिए। एक तो उसके लिए दूरी और एक तो उसके लिए समय चाहिए। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा है ना, तो चाल क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। आप बताइए दूरी क्या है, दूरी एक अलग भौतिक राशियां और समय क्या है, अलग भौतिक राशियां। तो इसलिए आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहां पे हमने लिखा ना दूरी लंबाई की है और समय ना सेकंड वगैरह इसके लिए। तो एक चाल को निकालने के लिए केवल हमें किसकी जरूरत पड़ी, दो राशियों की जरूरत पड़ी, यानी दो भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी। जब हमें दो राशियों की जरूरत पड़ी तो जो चाल निकल के आएगा ये किसमें काउंट हो जाएगा, तो आप बोलोगे व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। क्योंकि व्युत्पन्न राशियों की डिफिनीशन क्या है कि वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हो या फिर उस पर निर्भर रहती हैं, तो उन्हें हम किसका नाम देते हैं, आप बोलोगे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसीलिए चाल क्या होगा, एक व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, ठीक है। वहीं हम अगर बात कर ले अकेले दूरी की या समय की, तो दूरी या समय क्या हो जाएगा, मूल राशियां हो जाएगा, क्योंकि वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अरे भाई मैं इसको हटा दूं, मैं पूछूं दूरी के लिए क्या कोई जरूरत है, दूरी निकालने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, आप बोलोगे नहीं सर दूरी सिंपल में अपने आप में पूर्ण है, इसके लिए किसी और राशियों की जरूरत ही नहीं ना। भाई दूरी क्या है, डिस्टेंस को शो कर रही है। आप बोलोगे सर इसको मीटर ना या कुछ भी जो भी लिखना है, तो इसके लिए कोई अदर राशियों की जरूरत पड़ी, आप बोलोगे नहीं। तो ये पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, मापन की इकाइयां। अब यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, या मेजरमेंट होता क्या। अच्छा जब कोई चीज मेजर करते हो दो चीजों की जरूरत होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है मापन की इकाई या जिसे आप यूनिट का नाम देते हो, और एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जब भी आप किसी भौतिक राशि को मापते हो तो दो तथ्य को आपको जानना जरूरी होता है, क्या क्या, एक न्यूमेरिकल और एक यूनिट। अब जैसे लाइन में बोल दूं 2 kg सेब ना, ऐसा कुछ लिखा हमने, क्या 2 kg सेब या 2 kg एप्पल की हमने बात की। तो आप एक चीजें देख रहे हो, इसमें दो वैल्यू है, एक है क्या 2 और एक है केजी, किलोग्राम ना। दो यहां क्या हो गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और केजी क्या होगी, एक यूनिट हो गया किलोग्राम। तो जब भी आप किसी भी चीज को मानोगे आपके पास दो चीजें होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, अब बात कर ले यूनिट की। तो यूनिट होती क्या है, तो यूनिट, अच्छा एक बात बताओ, आज तक आप लोगों ने किसी ने देखा कि आप जो पानी पी रहे हो, ठीक है, यहां लीटर में मापा जा रहा हो और अमेरिका में गए तो भैया आपको किलोग्राम में दिया जा रहा है, 1 किलो पानी, 2 किलो पानी, 3 किलो पानी, 4 केजी पानी, ऐसा कुछ है। तो आप बोलोगे सर नहीं, तो कुछ समझ रहे हो, यानी अगर ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम होती ना। हो सकता किसी वस्तु की कीमत यहां पे कम है
किसी अन्य जगहों पे ज्यादा हो जाती है। ऐसा जरूरत क्यों है, आप समझ रहे हो? मैं आपके अंदर एक प्रश्न डाल रहा हूं आप ताकि समझो कि इन मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ गई। भैया ऐसा क्यों हुआ कि मात्रक आए? सपोज दैट ये मोबाइल फोन हमने माना कि हमारे यहां जो है ये केजी में बिक रहा है, ठीक है, और किसी के यहां यही चीजें लीटर में बिक रही। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि लीटर से हम क्या द्रव्य पदार्थों को मापते हैं ना, सॉलिड को नहीं माप रहे हैं, राइट? तो ये किसने फिक्स किया, क्यों जरूरत पड़ा? तो क्या है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस चीज को मान लिया गया। दिमाग लगाइए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इन चीजों को मान लिया गया जिससे सुविधा हो गई। नहीं तो आप सोचिए कितने प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज की मूल्य बहुत ज्यादा है, कहीं पे उसके प्राइस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि वो क्वांटिटी में कम हो जाता, और कहीं पे इतनी सारे क्वांटिटी देने के बाद भी आपको उसके पैसे कम मिलते हैं। तो इसलिए जरूरत है कि एक फिक्स कर दिया जाए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि इस चीज को इसी से मापा जाएगा और वो सारे के सारे पूरे विश्व में लागू किया जाए, ठीक है? तो उसी पे है कि किसी भौतिक राशियों को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत जो मानक इकाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। याद रखिएगा, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से यानी इंटरनेशनल रूप से स्वीकृत मानक को यानी स्वीकृत किया गया जो भी आपके यूनिट्स है उसको हम क्या कहेंगे? इकाई कहते हैं। यानी जो भी प्रणाली जो भी मानक तैयार कर लिया गया मापने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट की संज्ञा देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। क्लियर रखिएगा आप लोग। अब बात कर ले भौतिक राशियों को निश्चित क्या होता है? परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों को क्या करेंगे? मात्रकों का निर्माण करेंगे। वो मात्रक कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के मात्रक हैं, याद रखिए। अब आपको समझ में आ गया होगा मात्रक क्या है और मात्रक के कितने टाइप है। दो प्रकार के मात्रक है। पहला मात्रक क्या है? मूल मात्रक। और दूसरा मात्रक क्या है जो आप देखते हो? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है? मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। बात कर ले मूल मात्रक है क्या, ठीक है? सॉरी। तो मूल मात्रक की बात करें, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। अब बात करें कि ये अन्य मात्रकों से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो है अन्य मात्रकों से क्या होंगे? पूर्णतः फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है? आप बोलो, लंबाई का मात्रक क्या है? बताइए आप लोग। अरे लंबाई का मात्रक क्या है? आप बोलोगे मीटर ना। समय का मात्रक क्या है? आप बोलोगे सेकंड, ठीक है? तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। बात करें भौतिक राशियों की बीमाओं की, तो आप लोग 12th लेवल पे भौतिक राशियों की बीमाएं पढ़ के आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बीमी सूत्र निकालना आता है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना आपको आता है, ठीक है? फिर भी अभी छोटे से पार्ट में एक दो फार्मूले से हम आपको क्लियर करा देंगे, और अगर नहीं आता तो एक बार बताएंगे तो हम फिर से आपको एक बार डायमेंशनल फार्मूला निकालना बता देंगे। अगर आपने 12th में अच्छे से किया तो आपको क्लियर होगी, ठीक है? तो किसी भी भौतिक राशियों की बीमाएं किसे कहते हैं? तो उन घातों को कहते हैं। घात मतलब होती पावर, ठीक है? उन घातों को कहते हैं जिनमें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है? यानी मूल राशियों पे उसको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, उसके ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है? किसी भी भौतिक राशि की प्राकृतिक को व्याख्या उसकी क्या होगी? बीमी द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो उसको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें? बीमी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला निकालना जाने। उम्मीद है ये आपको आता होगा डायमेंशनल फार्मूला निकालना। अब देख लीजिए बीमी सूत्र निकलता कैसे, और मेन दिक्कत है कि मूल राशियां कितने टाइप की हैं ये आपको पता हो। तो मूल राशियां कितने टाइप के जल्दी से आप लोग बताएंगे 2 सेकंड के अंदर। हरी अप, सामने ही मेंशन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? तो मूल राशियों के कितने टाइप है? आप बोलोगे सर कितने? 7। कैसे? कौन कौन से? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई ना, जो तीव्रता होगी, और विद्युत धारा हो गई। तो आप इस प्रकार बोलोगे कि इसके क्या है? 7 प्रकार है। और बात करें इनके बीमी सूत्रों की, वो तभी आप लगा पाओगे जब इनको जानोगे। लंबाई को L से दिखा रहे हैं, द्रव्यमान को M से दिखा रहे हैं, समय को T से, ताप को K से, विद्युत धारा को एम्पियर यानी A से, जो तीव्रता को कैंडिला यानी CD से हम दिखाते, पदार्थ की मात्रा मोल यानी MOL से हम दिखाते, ठीक है? इसके आधार पे आप बीमी सूत्र निकालते हो। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है निकालना 12th में। उम्मीद है कि ये सब बेसिक से चीजें हैं जो आप लोग क्लियर करके आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि हम व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो आपको ऑलरेडी बताया गया कि वे मात्रक जो मूल क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से क्या होंगे? प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, या उससे निर्मित किए जाते हैं, फिर भी हम उनको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक के नाम देंगे। अब बात कर ले, जैसे
मीटर है, लंबाई है और सेकंड है ना, समय के क्या है, मूल मात्रक है। ये सारे के सारे क्या है, मूल मात्रक रहेंगे ना। इसमें व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड चाल की मात्रक है। अब देखो एक चीज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कि एक चीजें भौतिक राशियां क्या है, व्युत्पत्ति कैसे हो रही है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है या व्युत्पन्न मात्रक क्या है, और बीमी सूत्र क्या है। तो एक फार्मूला जैसे आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से क्लियर आप लोग कर लेंगे। जैसे कि यहां बताया गया क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, गुड, ठीक है। अब आपको यहां पे व्युत्पत्ति कैसे हुई उसका, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप बोलोगे यल इंटू बी। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो व्युत्पत्ति की बात कर ले तो आप बोलोगे सर इसकी व्युत्पत्ति के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें व्युत्पन्न मात्रक क्या मिलेगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या है, आप बोलोगे सर लंबाई को किससे मापते हो, जल्दी बताओ, गुड, मीटर। चौड़ाई को किसमें मापते हो, आप बोलोगे सर मीटर। तो यम इंटू यम, आप लोग एक मैथ में क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा जितने भी मल्टीप्लाई होंगे ना, अगर उसका जो है बेस सेम है तो उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यानी ऐसे यम1 इंटू यम की पावर 2, यम की पावर 1 इंटू यम की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम की पावर 3। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, क्योंकि यहां पे बेस, इसे बेस पढ़ते हैं और बेस क्या है, सेम है, इसका भी और इसका भी, और इसके पावर जो है वही क्या है, अलग है। तो ये पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसी बेसिस पे यम इंटू यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 स्क्वायर ना, यानी मीटर का स्क्वायर। तो आपको अगला बीमी सूत्र क्या मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था पीछे, आपको बताया कि इसके बीमी सूत्र निकालने के लिए आपको जितने भी भौतिक राशियां हैं उनको जानना पड़ेगा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जैसे लंबाई को एल से कर रहे हैं ना, और आपको ताप को आप केल्विन से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको, विद्युत धारा को आप एम्पियर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पदार्थ की मात्रा को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना आपको ये पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो ऐसे मीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो गया, बीमी सूत्र हो जाएगा, क्या यहीं से निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मीटर स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज याद रखें, मीटर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन मीटर क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को ना। तो आप बोलोगे, और लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला में यल से। और अगर इसकी पावर 2 है तो यल की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा यल की पावर 2। तो हमने आपको यह भी क्लियर करा दिया कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकल रहा है। उम्मीद है अब आप कर लोगे। एक और देख लेते हैं, इसके साथ आप चीजें अपना समझते जाइएगा। देखें इधर देखें, सेकंड वाला आयतन के लिए हम ले रहे हैं। आयतन के लिए क्या जरूरत होती है, यानी वॉल्यूम के लिए क्या जरूरत होती है, आप बोलोगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी। तो हमने तीनों को क्या कर लिया, पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करा लिया। दूसरे स्टेप में आयतन का मात्रक क्या होता है, भाई लंबाई का मात्रक आपको ढूंढना है, फिर चौड़ाई का, फिर ऊंचाई का। तो आप बोलोगे सर लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, फिर चौड़ाई का मात्रक मीटर, फिर ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो आपने मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखा, फिर ये तीनों आपस में मल्टीपल हो गए। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी बेस इक्वल हो और इनके पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई होने में क्या होगा, बेस इक्वल की वजह से इनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो आप बोलोगे मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1 विल बी क्या 3, क्या मीटर की पावर 3 हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे इसे हम लिख सकते हैं मीटर की पावर 3। अब इसको डायमेंशनल फार्मूला में बदलने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मीटर किसको मापता है। तो मीटर किसको मापता है, आप बोलोगे सर लंबाई को। तो लंबाई को मापता है तो लंबाई की पावर 3, यानी आप इसे यल की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। और यही आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप बोलोगे यल की पावर 3। समझ पा रहे हो आप लोग। तो ऐसे आपके बीमी सूत्र निकाले जाते हैं, जो कि आपने 12th में पढ़ रखा है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे, मैंने बोला था ना कि 0 टू हीरो वाली क्लास, यहां आपके सारे 12th से लेके आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए वो सब कराए जाएंगे। आगे चलते बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए एकदम सेट है। मान के रखिए कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खंगाल लीजिए, एनडीए, सीडीएस ना, सीएपीएफ के, यहां से टॉपिक बनते ही बनते हैं, निश्चित तौर पे बनते हैं। अब वो टॉपिक कौन सा है, तो ये शुरुआत होता है मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग, यानी कौन कौन से यंत्रों का कहां उपयोग होता है। जैसे कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, एक मिनट, ठीक दिख रहा है, ओके, इस साइड आ जाते हैं ताकि आपको दिखे विजुअल हो।
हाँ, अब यहां से दिख रहा, ठीक। बात करें मापक यंत्र और अनुप्रयोगों की, तो पूछा जाएगा कि ऑडियोमीटर इसका उपयोग कहां होता है, तो कहां होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में। फिर पूछेगा कि ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए। फिर पूछेगा अल्टीमीटर क्या होता है, इसका ऊंचाई मापने के लिए ना। एक्सेनोमीटर क्या होता है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। लेक्समीटर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लेक्टोमीटर, इसे तो लोग सब जानते होंगे, ठीक है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, लेक्टोमीटर आप लोग जानते होंगे ना। दूध वाले भैया आते हैं, जब दूध को उनको लगता है भैया कुछ पतला है या गड़बड़ जा रहा है, तो क्या करते हैं, निकालते हैं बढ़िया सा ना, डाल देते हैं, भाई आपके पॉइंट कम आ रहे हैं, तो किससे मापते हैं, लेक्टोमीटर से। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए। फिर हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के सापेक्ष क्या करेगा, घनत्व मापता है, ठीक है। बात करें हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन दोनों में, और पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है, हवा की आर्द्रता मापता है, और जबकि यही हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापता है, याद रखिएगा। मैनोमीटर क्या होता है, गैसों के दाब मापने में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर करके रखना है। अब चलते हैं बच्चों इधर इस साइड, ठीक है, मैं इस साइड होता हूं, आपको दिखे, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो ये क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने में काम आता है। अमीटर, आप लोग अगर प्रैक्टिकल की हो 12th लेवल में, तो ये सब देखे होंगे फिजिक्स में, ठीक है, विद्युत धारा के मापने में काम आता है। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति मापने में काम आता है ना। विंडवेन क्या होता है, वायु की दिशा की ज्ञात करने में मदद करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर के मापने में काम आता है। सिस्मोग्राफी ऑलरेडी सबको पता होगा, भूकंप की तीव्रता मापता है ना। एंड थर्मोमीटर का काम क्या होता है, तापमान मापन में काम आता है, तो याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कहां पे, एग्जाम में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो किसी भी आप एग्जाम को उठा लीजिए, इन सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चले एक मिनट, ठीक है, बात करते हैं पायरोमीटर की, ठीक है। तो पायरोमीटर कहां उपयोग होता है, उच्च ताप मापने के लिए। याद रखिएगा, इससे क्या होता है, विकिरणीय ताप भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि विकिरणीय तापमापी किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा पायरोमीटर ना, कैरेटोमीटर, स्टेथोस्कोप, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप समझेंगे तभी आप बता पाएंगे कि पायरोमीटर इस ऑप्शन में सही है, क्योंकि पायरोमीटर का सेकंड नाम क्या है, विकिरण तापमापी। क्या नाम है, विकिरण तापमापी। आगे देखते हैं कि पायरोमीटर से संबंधित और क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो पायरोमीटर से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे दे देगा कि 1500 से अधिक ना, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने का उपयोग निम्न में से किस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर, कैरेटोमीटर, स्टेथोस्कोप ना, क्या हैथोमीटर, ऐसा दे देगा। तो जब आप जानोगे तभी आप पायरोमीटर पे मार के आओगे। तो याद रखिएगा, ये उच्च तापमापी है, यानी तापमान को बहुत हाई लेवल पे माप करता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को क्या करता है, मापता है। कैरेटोमीटर क्या है, तो आप नाम से ही सुने हो, जब सोना वगैरह लेने जाते हो कभी, तो आपसे पूछा जाता है कि कितने कैरेट का है, तो जो कैरेट है वही बता रहा है। कैरेटोमीटर क्या करता है, सोने की शुद्धता, ठीक है। स्टेथोस्कोप ऑलरेडी डॉक्टर लोगों को आपने देखा है, तो ये क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए ना। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या होता है, रक्तचाप को मापने में काम आती है ना। हैथोमीटर जो होती है, समुद्र की गहराई मापने के काम आती है। टोकोमीटर क्या होती है, तो विद्युत मोटर के घुड़ी गति अथवा वाहन के क्या घुड़ी गति मापने के काम आती है ना। पायर हेलियोमीटर क्या होती है, सौर विकिरण मापने के काम आती है ना। फोनोमीटर क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, स्पेक्ट्रो क्या, हेलियोग्राफ क्या है, ये क्या होती है, सूर्य के फोटोग्राफी का उपकरण है, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी आप लोग उससे परिचित हो, क्या है, कार्डियोग्राम ना। तो ये क्या होता है, हृदय गति को मापने का यंत्र है। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो स्लाइड नंबर आपको यहां पे देखने मिले, इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला, ये तीनों स्लाइड आपको मापक यंत्रों के अनुप्रयोग, भाई ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम में आपके निश्चित तौर पे आते हैं बच्चों, और यहां से क्वेश्चन बनता है। आप उठा के किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो अधिकतर अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए होंगे तो यहां से उठाए गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें देखते रहिएगा। साथ में आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, जी बताए थे कि नहीं आपको, नहीं, देख लीजिए ये भी, ठीक है।
ये पूछा जाता है झूठ को पता लगाने के लिए कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो पोलोग्राफी या पोलोग्राफ ना। फिर आगे बोलीमीटर क्या होता है, तो तापमान में परिवर्तन को माप द्वारा ऊष्मी ना, इन सब का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, तो ये है बोलीमीटर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने का भी उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, ये काम दोनों काम यही करता है। कौन, बोलोमीटर। बोलोमीटर का काम क्या है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोनों पॉइंट। और पूछा जाएगा झूठ को पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से, पॉलीग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, यहां से एमसीक्यू आपके फंस जाते हैं। क्या होता है भाई, 10 की घातों में आपसे ना प्रीफिक्स पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको याद रहते तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं ये देख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 10 की पावर -18 को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटो ना। अगला आपसे पूछ लेगा, और एटो को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ये देखिए ए से। एटो को रिप्रेजेंट किससे करोगे, स्मॉल ए से। फिर अगला पॉइंट क्या है आपका, यहां तक। ठीक है, क्या कि 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर फेमटो कहा जाता है। फेमटो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, फिर 10 की पावर -12 को क्या कहा जाता है, सर पीको कहा जाता है। पीको को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर स्मॉल पी से। नैनो को क्या कहा जाता है, सर 10 की पावर 9। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। माइक्रो क्या होता है सर, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइक्रो को 10 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे यू टाइप का होगा, लेकिन आप लोग यू मत बनाइएगा। ठीक है, ये इस टाइप का होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पेपर में आते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही। ठीक है, देखिए जैसे कि उसमें दे लेगा 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऐसा दे दिया, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें से पूछ ले कि निम्न में से क्या है, माइक्रो के लिए कौन सा सही है। निम्न में से एक माइक्रो किसको कहते हैं। अब आप देखोगे 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -15 है, ऑल ऑफ दीज है, 10 की पावर -6 है। जिसने पढ़ रखा वो बोलेगा सर 10 की पावर -6 को एक माइक्रो कहा जाता है और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये पहला ऑप्शन सही है माइक्रो के लिए, बाकी अदर ऑप्शन गलत है, क्योंकि 10 की पावर -12 को पीको कहा जाता है, 10 की पावर -15 को आप क्या बोलते हो, फेमटो बोलते हो, और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे, तो ऐसे आपके कुछ एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की। क्या है, कुछ और है जो सफिक्स आते हैं आपके एग्जाम में, वो क्या है, 10 की पावर -3 को आप क्या बोलोगे, मिली बोलोगे। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, स्मॉल एम से करोगे। 10 की पावर -2 ये तो सभी जानते होगे, सेंटी बोलोगे, इसे सी से करोगे। और 10 की पावर -1 को आप क्या बोलोगे, डेसी बोलोगे, जिसे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको बच्चों जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इन सबको आपको कंठस्थ करके रखना है, याद करके रखना है, बार बार रिवीजन करके रखना है। डेली आप इसको प्रैक्टिस में रखोगे ना, देखोगे 1-2 दिन के अंदर आपको याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट है जो अक्सर आते रहते हैं और तब आपको प्रॉब्लम होती है। अब देख लेते हैं, अभी तक आपने निगेटिव में पावर्स देखी, यानी आपने छोटे में देखा। अब हम देखते हैं एक से बड़े जो प्रीफिक्स है वो कैसे यूज होते हैं और इनका नाम क्या दिया गया साइंस में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 10 की पावर 1 को क्या बोलेंगे। अब पॉजिटिव, अभी तक निगेटिव आप देख रहे थे ना, वहां 10 की पावर -1 -2 ऐसे चल रहा था ना। यहां क्या है, 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में मिलेगी, यानी बात करें तो एक से बड़े आपके उपसर्ग होंगे यानी प्रीफिक्स होंगे। तो देखते हैं डेका, एक मिनट, ओके, क्या बात करेंगे डेका के लिए। डेका के लिए 10 की पावर क्या होगी, 1 होगा, और डेका को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीए से। हेक्टा की पावर क्या होगी, आप बोलोगे 10 की पावर 2 होगी, जिसे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किलो को 10 की पावर क्या होगी, 3 होगी, और इसे आप क्या करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा की बात कर ले, मेगा की पावर 10 की पावर 6 होगी, जिसे आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉरी कैपिटल एम से। ठीक है, बात करें गीगा की, तो गीगा की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 9 होगी। ठीक है, 10 की पावर 9 होगी गीगा, और इसे कैपिटल जी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है
ये सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टेरा। टेरा को हम 10 की पावर 12 से बात करेंगे और इसे रिप्रेजेंट जो करेंगे वो किसमें करेंगे, कैपिटल टी से। फिर अगला बात करेंगे 10 की पावर 15 को, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, पीटा, जिसे हम क्या करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला हम बात करें जो है लास्ट क्या है, एक्सा, जिसे आप 10 की पावर 18 बोलते हो और इसे क्या है, कैपिटल ई से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सारे डाटा जो है आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहां आपको जरूर मिलेंगे कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपको आने चाहिए। तो ये सारे फैक्ट के साथ आप बने रहिए, चैनल के साथ आगे बढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, आगे बढ़ते रहना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, कोशिश की जाएगी कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, आपको कहीं दिक्कत ना हो। बाकी तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साइंस की क्लासेस से जुड़िए और बाकी अदर जितने भी क्लासेस आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जितनी भी प्रोवाइड कराई जा रहे हैं सबके साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।